हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर हम यूपी पीसीएस जो आपका एक सेकंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसी का ये टेस्ट सीरीज है। ये तीसरा मॉक टेस्ट है जो आपका होने वाला है, ठीक है। बाकी प्रीवियस दो आपको जो मॉक टेस्ट है वो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ईश्वर वर्मन देखिए जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से है, सही है। जीवित गुप्त सेकंड दैव बर्डार्क अभिलेख से ये भी सही है। यहाँ पर देखिए ईशान वर्मन है तो ये हरहा पसाड़ अभिलेख से ये भी सही है। लेकिन सर्व वर्मन की बात करें तो ये आपके गया ताम्रपत्र से नहीं बल्कि आपके कहाँ से संबंधित है, तो ये असीरगढ़ से संबंधित है। कहाँ से? असीरगढ़, ठीक है। ताम्रपत्र, ये चीज आपको ध्यान देना है। दूसरा देखिए क्या है, सही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब देखिए पटपरा जमाओ, खौंतेही, खेतौनी जमाओ, बाघौर जमाओ और सिहावल जमाओ। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनको अगर आपने नहीं सुना तो आप छोड़ देना। ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन इतने कठिन रखे जाते हैं कि आप इन क्वेश्चनों में अपना समय है जो कि बर्बाद करें, लेकिन आपको समय बर्बाद नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो दूसरे का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपको हो जाएगा 4132। यहाँ पर देखिए सोन नदी घाटी में सबसे पहले आपके 1963 में निशान अहमद ने 35 पुरा स्थल और उपकरणों की है जो खोज की थी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपके यदि हम बात करें, देखिए सबसे पहले आपका इसके पश्चात गोवर्धन राय आते हैं 1975 में। इन्होंने 77 के मध्य में 1975 से 1977 के मध्य में बर्कले विश्वविद्यालय के जो जेडी क्लार्क हैं इनके साथ विस्तृत सर्वेक्षण करके लगभग 300 पुरा स्थल की खोज की थी, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंघावल जमाव है जो सबसे निचला जमाव होता है, सबसे पुराना जमाव है। इसके बाद पटपरा आता है, फिर बाघौर और खेतौनी जमाव है जो कि आता है सबसे नवीन। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये जो है चारों के चारों निम्न पूर्व पसार संस्कृति का है जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगली खबर क्या है यहाँ पर, अगली जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कूट से आपको ये मिलान है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल से प्राप्त वस्तुएं हैं और यहाँ पर संभव स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए तांबा, शंख, लाजवीर मणि और स्वर्ण। तो तांबा के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या कहाँ से मिला। तो तांबा का देखिए आपको आराम से लगा सकते हैं कि राजस्थान से था ये, ठीक है। ए का टू हो जाएगा तो ये खत्म और ये खत्म, ए और बी आपके खत्म हो जाएंगे। शंख की बात करें तो शंख कहाँ से मिलता है, तो शंख की बात करें बी का क्या हो जाएगा। यहाँ पर शंख आपका कच्छियानी राजस्थान से था ये, ठीक है। लाजवर्द मणि की बात करें तो ये आपका अफगानिस्तान से, स्वर्ण आपका दक्कन से। तो ये आप ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर देखिए कौन सा आपको क्वेश्चन है जो कि बताना है कौन सा कूट है जो कि सही है और सही मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए सूची और व्रीहि, व्रीहि किसे कहते थे, मुद्ग किसे कहते थे, यव किसे कहते थे। यव तो देखिए जौ है, सी का फोर। सी का फोर देखिए आप मिलाएंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल गया। एक ही आपको आता था उससे ही आंसर निकला गया। व्रीहि आपका चावल होता है। मुद्ग क्या होता है, तो मुद्ग देखिए आपका ये मूंग होता है और इच्छु आपका गन्ना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का है उल्लेख मिलता है। तो कहाँ से मिलता है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा और तीसरा दीप वंश और महावंश से है जो कि इसकी जानकारी मिलती है तृतीय बौद्ध संगीत से। और ये होती कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्र में होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत और इसके अध्यक्ष मोगल पुत्ती से जो कि रहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब आगे हम बात करें यहाँ पर छठवें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए सूची एक और सूची दो है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वही फिर आगे देखिए अशोक को हम प्रियदर्शी कहते थे, ठीक। सी का वन हो जाएगा, सी का वन आप मिलाएंगे देखिए तुरंत आपका आंसर आ गया। आपको देखिए ये देखना है कौन सा हमें क्वेश्चन आ रहा है, आप उसे मिलाएंगे, फिर आप ऑप्शन देखिए कौन सा हमारा आ रहा है। एक ही यदि आप कभी कभी हो जाता है कि दो में अगर एक आ रहा है तो आराम से एक या दो आपसे बन रहे हैं, तो 100% कूट में ऐसा होता है कि आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चाणक्य को तो पता है विष्णुगुप्त कहा जाता था। चंद्रगुप्त को हम क्या कहते थे, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता था। अब बिंदुसार को अमित्र घात है जो कि कहा जाता था, ठीक है। और इनके क्रोनोलॉजी की यदि आप बात कर लें कि ये कब क्या बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। आप भी इन चीजों को याद रखिएगा। पहले तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद अशोक बनते हैं, अशोक के बाद आपके बिंदुसार बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा इन्हें। निम्नलिखित में से देखिए कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए है जो कि विख्यात हैं। तो कौन कौन है, तो देखिए ये काफी सिंपल है। अपने
एंशियंट हिस्ट्री में जरूरी से पढ़ा होगा, तो ये 3 और 4 यानी नन्ना और टिक्कन है, जो कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 4 है जो कि ये सही है वो, ठीक है। महाभारत का तेलुगु अनुवाद करने वाले 11वीं सदी में नन्ना थे, और 13वीं सदी में टिक्कन थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। और 14वीं सदी में एक और थे, यररन, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं, लेकिन अगर ये रर्रन भी है तो वो भी आपका संबंधित था, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए राजा हैं और रानी है उनसे संबंधित, इसका भी देखिए आपको मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक का तो ए हो जाएगा, ठीक, एक का एक, बस देखिए एक ही आपको पता हो तो आपका आंसर निकल आ गया। यहाँ पर बी का थर्ड हो जाएगा, आल्हाड़ देवी, गयाकड़ की आल्हाड़ देवी हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, पोकला का क्या हो जाएगा, आपका गंगा देवी हो जाएगा। जय सिंह का क्या हो जाएगा, तो ये आपका किलाहड़ देवी हो जाएगा। 9वां नंबर क्या है आपका, यहाँ पर देखिए भवन है और निर्माण करता है। तो यहाँ पर भी आपको मिला है, देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा देखिए आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो नहीं बनाया था, और ना ही बलवन। तो डी का ना एक होगा ना चार होगा, डी का ना एक होगा, ठीक, ये भी खत्म। और अब 2.5 दिन का झोपड़ा देखिए यहाँ पर, इसका देखिए जमात खाना मस्जिद सुल्तानगढ़ी है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपका आंसर हो सकता है, यहाँ पर देखिए सुल्तानगढ़ी आपको ध्यान देना है, इल्तुतमिश के द्वारा है। तो जैसे ही आप मिलाएंगे ए का थर्ड तो आपका आंसर निकल जाएगा, आ जाएगा। लाल महल आपके बलबन ने बनवाया था। जमात खाना ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा है, ठीक। 10वां क्वेश्चन अगला, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ था, तो आपको बताना है क्या सफल हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये बात तो सही लग रही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी इसका कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन सा, तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि अरबी था। जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान की बात करें तो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के उपरांत ही आपको उसका पुत्र जो होता है महमूद गजनवी, इसने भारत पर 17 बार है जो कि आक्रमण किया था, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारत में देखिए सर्वप्रथम कागज का प्रयोग भी मुसलमानों के द्वारा ही किया गया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य जो मोहम्मद बिन तुगलक है एमबीटी, इसकी चारों योजनाओं का विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम से आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो 11वें का देखिए आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए इसने दोआब में राजस्व वृद्धि की थी, दूसरा सही हो जाएगा, तो ये गलत ये गलत। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने राजधानी परिवर्तन करने का काम किया, ठीक है। तो 2-1 हो जाएगा। इसके बाद इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, इसके बाद खुरासान अभियान चलाए, तो 2-1-4-3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसने देखिए दीवाने अमीर कोही नामक विभाग भी खोला था, और इसका प्रमुख अमीर कोही है जो कि बनवाया था, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आइए कृषि विभाग से है जो कि संबंधित था, ये चीज भी ध्यान देना है। 12वां क्वेश्चन है, सालू नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी है जो कि ग्रहण की थी, तो क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही बात है। वे राज्य को और अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहते थे, ये भी बात सही, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विजयनगर के देखिए संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का थे। इन्होंने संगम वंश की नींव है जो कि डाली थी। साम्राज्य में चारों तरफ अराजकता थी, इसीलिए देखिए इन्होंने क्या कहते हैं, साम्राज्य को पुनः संगठित करने हेतु सेना को मजबूत बनाया। ऐसा करने के लिए इन्होंने अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और जो नरसिंह है, वीर नरसिंह, इन्होंने ही तुलु वंश की नींव है जो कि डाली थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगली खबर है आपके लिए, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है, को आपको बताना है कौन सा है जो कि सही सुमेलित आपका नहीं है। तो बाज बहादुर मालवा सही है, कुतुब शाह गोलाकुंडा ये भी सही है, सुल्तान मुजफ्फर शाह आपका गुजरात ये भी सही है, यूसुफ आदिल शाह की बात करें, देखिए यूसुफ आदिल शाह जो है ये आपके आदिल शाही थे, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा बीजापुर की बात करें तो देखिए बीजापुर से आपका कौन थे, तो ये देखिए यूसुफ आदिल शाह थे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अहमदनगर से मलिक अहमद से, ठीक है, अहमदनगर से मलिक अहमद से थे। गोलकुंडा से आपको कुली कुतुब शाह हो गए, अब बरार से आपके फतह उल्लाद इमाद हो गए, बीदर से आपके अमीर अली बरीद हो गए, ठीक है। अगला है कथन और कारण से संबंधित है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। क्या कथन आपको यहाँ पर सही लग रहा है, तो कथन तो सही लग रहा है हमें, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद जो कि किया गया, ठीक है। इसका कारण क्या था, आरंभिक चिश्ती
सूफी संत संगीत सभाओं जिसे समा कहा जाता था के शौकीन थे, ये भी बात आपकी सही है। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही हो जाएगा। देखिए कथन कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या है जो कि नहीं कर रहा है कारण, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए स्मारक और निर्माता, ठीक। अब देखिए मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद दिल्ली, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा देखिए ना शाहजहां ने बनवाया ना अकबर ने बनवाया। तो आप ए का 2 और 3 नहीं हो सकता है, तो ए का 2 और 3 कहीं भी देखिए उसे हटा दीजिए, तो ए का 2 और 3 कहीं नहीं मिल रहा है, तो ठीक है कोई ना। यहाँ पर औरंगजेब भी इसका नहीं होगा, तो डी गलत हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 15वें में। अब आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ए का अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक। इसके बाद बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया, ये भी सही है। मोती मस्जिद जो आगरा की थी ये शाहजहां ने बनवाया है, और मोती मस्जिद जो दिल्ली की है ये औरंगजेब ने बनवाया है। और जो दिल्ली की मोती मस्जिद है ये लाल किला के अंदर ही है जो कि बनी है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए स्थापना वर्ष आपको बताना है कि इनका स्थापना वर्ष, ये शहर है, कब क्या हुआ था। तो देखिए विमलीपट्टनम 1641 में बना था, 1641 में। कराईकल की स्थापना कब होती है, तो 1645 में होती है, 1645 मिला दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, कराईकल 1645 हो जाएगा, ठीक। ए का 3, इसके बाद बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 तो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी का क्या हो जाएगा, कोचीन का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा 1663 में, और चिंसुरा आपका 1653 में है जो कि हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब आगे हम बात करें, ये डच कारखाने थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये डच कारखाने हैं जो कि स्थापित किए जाएंगे, और डच आपके भारत में आते कब है, तो 1605 में ये पहली फैक्ट्री है आपके मसूली पट्टनम में है जो कि खोलते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए ट्रेड यूनियन है और दलीय संबंधता, यानी किससे संबंधित है, किस पार्टी से है जो कि ये संबंधित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारतीय मजदूर संघ तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आपकी बीजेपी से संबंधित है, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 आप जैसे ही मिलाएंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो बी का 1 हो जाएगा ये, ठीक। सी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो सी का 3rd हो जाएगा, ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से संबंधित है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है जो कि संबंधित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वां, 18वां क्वेश्चन पढ़िए आप। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पहला कथन क्या कह रहा है, संत फ्रांसिस जोरियर ये जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, और यहाँ इन्होंने एक गिरजा है जो कि समर्पित किया था। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान है जो कि किया जाता है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है, तो सी आपका सही हो जाएगा, एक और तीसरा है जो कि सही हो जाएगा। फ्रांसिस जेवियर की बात करें तो देखिए 1506 में इनका जन्म होता है, स्पेन में होता है, राजघराने में होता है। उस समय के पोप ने जेसुइट मिशनरी बनाकर फ्रांसिस जेवियर को देखिए देखिए धर्म प्रचार करने के लिए भारत है जो कि भेजा था। उस समय गोवा पर पुर्तगाल का है जो कि अधिकार था, ठीक है। संत फ्रांसिस की जो मृत्यु होती है 1552 में संगचुआन द्वीप चीन पर होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनकी मृत्यु आपके चाइना में होती है, ना कि भारत भारत में, ठीक है। ऐसा कहा जाता है इनकी इच्छा थी कि इन्हें गोवा में दफनाया जाए, इसी कारण से इनका जो अम, इनके जो क्या कहते हैं दफनाया इन्हें कहा गया था, तो गोवा में है जो कि दफनाया गया था। गोवा में देखिए प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के लिए भोज का है अनुष्ठान जो कि किया जाता है, ये भी कथन सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। बक्सर का युद्ध तो आपको पता ही होना चाहिए कब हुआ था, तो ये आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद की संधि आपको पता होना चाहिए 12 अगस्त 1900 नहीं 1765 है, ठीक। तो देखिए पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा तो ये खत्म, ठीक। 3 के बाद 2 ये भी खत्म हो जाएगा। इसको देखिए आपका क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब होता है, तो मई 1765 में आता है, मई 1765 में आता है। वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर जनरल कब बनता है, तो देखिए 1774 में बनता है, ये चीज आपको ध्यान देना है।
तो सबसे लास्ट में आपका यही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 3-1-2-4। अब देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1767 से 69 में, 1790 से 92, 1824 से 26, 1845 से 46। तो देखिए 1824 से यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, प्रयोग कर सही उत्तर है जो कि आपको बताना है कि कौन सा है जो यहाँ पर सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में होता है। ठीक है, 1775 से 82 में होता है। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की यदि हम बात करें, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो ये 1790 से 92 में, ये सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो 1824 से 26 में होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो ये आपका होता है 1848 से 1849। ठीक है, 1848 से 1849। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे यहाँ पर, बाकी दोनों गलत हैं। अब देखिए यहाँ पर आयोग है, उनके अध्यक्ष पूछ रहा है। देखिए ये इनके ईयर भी आप ध्यान दीजिएगा। रेले आयोग 1901, अकाल आयोग 1900 में। तो देखिए अकाल आयोग के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कौन था। सिंचाई आयोग के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पुलिस सुधार आयोग, तो देखिए अकाल आयोग जो है इसमें ये सर एंटनी मैकडोनाल्ड थे। अकाल आयोग सर एंटनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये हो गए, बी का वन हो जाएगा। बी का वन, तो ये आपके दोनों कथन गलत हो जाएंगे। इसको देखिए रेले आयोग की बात करें तो रॉबर्टसन थे इसके संबंधित, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, सिंचाई आयोग से आपके संबंधित हैं स्कॉट मॉन्क्रिक थे जो कि 1901 में बना था। पुलिस सुधार आयोग से संबंधित एंड्रयू फ्रेजर थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब अगली खबर है 22वीं। देखिए विद्रोह दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ईयर दिए गए हैं, मिलान करना है। तो देखिए रंपा विद्रोह आपका होता है कब होता है? 1879 से 80 में होता है। ठीक, इसको देखिए बंगाल नील विद्रोह की बात करें तो 1859 से 60 में होता है। पाबना किसान विद्रोह की बात करें तो 1873 से 76 में होता है। जैंतिया विद्रोह आपका 1860 से 63 में होता है। तो इसका 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम है जो कि आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा 23 का? तो सबसे पहले आपका यहाँ होता है लखनऊ में। इसके बाद कहाँ होता है? तो आपके कानपुर में होता है 2-1। इसके बाद आपका इलाहाबाद में जैसे पहुंचता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका ये क्या कहते हैं, दिल्ली में क्या कहते हैं 1857 के विद्रोह का आरंभ की बात करें तो देखिए दिल्ली में 11 मई 1857 से 20 सितंबर तक चलता है। इसके बाद लखनऊ की बात करें तो 4 जून 1857 से 1858 तक चलता है लगभग। कानपुर फिर झांसी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इलाहाबाद बरेली इन सब जगह फैला रहता है। ठीक है, आई स्टार्ट तो बरेली से होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आगे बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राजा राम मोहन राय के विषय में सही है? तो उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट भी लिखी है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस का प्रकाशन किया, ये भी सही है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म सभा की, तो ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी है जो कि आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं 1815 में। ठीक, और 1820 में है जो ये जीसस वाली बुक लिखते हैं, और 1829 में है, 1828 में ये ब्रह्म सभा का है गठन करते हैं, जिसे हम 1829 में ब्रह्म समाज है जो कि कहने लगते हैं। 1893 के संबंध में आर्य समाज का विभाजन हुआ, तो ये देखिए किस कारण से हुआ था। तो 25वें की बात करें तो 25 का आपका ध्यान दीजिएगा। इसमें मांसाहार बनाम शाकाहार और आंग्लीकृत एवं बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा पर है जो कि आर्य समाज का है, जो कि विभाजन है जो कि हुआ था। इसका देखिए आर्य समाज के विभाजन का प्रथम कारण भोजन में मांस का उपयोग था, जिसके कारण इसमें 2 वर्ग बन जाते हैं, एक मांसाहार का और एक शाकाहार का। और दूसरा कारण जो था ये उच्च शिक्षा से संबंधित उचित नीति संबंधी मतभेद से था। एक मानता था कि अंग्रेजी का प्रभुत्व होना चाहिए, दूसरा मानता था कि जो शिक्षा थी वो संस्कृत आधारित हमारी होनी चाहिए क्योंकि ये भारत में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात की है, कथन और कारण संबंधित है। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की, तो क्या ये बात सही है? ठीक है, बिल्कुल सही है। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे, ये आपका ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 1888 में करते हैं। ठीक है, और 1893 में
मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की भी स्थापना करते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना चाहते थे ये, ठीक है। 27वां है कथन और कारण दिया गया है। जेम्स प्रिंसेप ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के एक अधिकारी थे, ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला, जिनका प्रयोग शुरुआती शिलालेखों और सिक्कों में किया जाता था। तो क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर देखिए, सही है कथन। जेम्स प्रिंसेप ने पाया कि अधिकार अधिकतर जो है पांडुलिपियों में एक राजा का उल्लेख किया गया था, जिसमें प्रियदर्शी कहा जाता है, जिसका अर्थ है देखने में रमणीय। तो देखिए, ये भी आपका सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या है जो कि नहीं कर रहे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए 1837 में ही इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता है जो कि प्राप्त की थी। कथन कार्य दिए गए हैं। ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। इनका विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे। तो क्या इसलिए किया गया था? तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर देखिए ए सही है, लेकिन आपका आर यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। इनका उद्देश्य भारत की स्वाधीनता की लड़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का नहीं था। 1916 में जो यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में इसे सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के रूप में है, जो कि लाला लाजपत राय ने जी कहा कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आजादी प्राप्त करने से ज्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन खतरों से उसे बचाया जाए, एक प्रकार से सेफ्टी वॉल्व की तरह ये काम करे, ये जिनका प्रमुख उद्देश्य था। 29वां क्वेश्चन है कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल की बात कर लेते हैं। तो देखिए हरिपुरा आपको पता ही है, काफी फेमस है। तो ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था। सुभाष सरोजनी नायडू से संबंधित आपका कानपुर का अधिवेशन था। तो देखिए डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 आपका मिलाएंगे तो आपका सही आंसर तुरंत निकल आएगा। सी का 2 हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी की बात करें तो यहाँ पर देखिए ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो ए का 3 हो गया। और सरोजनी नायडू का तो कानपुर है, सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा है, पुरुषोत्तम दास टंडन आपके नासिक से संबंधित थे, ठीक है। नासिक में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता है जो कि की थी। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में है जो कि प्रतिपादित की थी? तो देखिए काफी सिंपल है ये तो क्वेश्चन, आपको बिल्कुल एक झटके में आना चाहिए। ये केशवानंद भारती केशव 1973 में, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली से निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से है जो कि निहित है? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। तो क्या ये बात सही है? ठीक है भैया, सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का, बिल्कुल गलत बात है भाई। तीसरा तो एक झटके में आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए कौन सा कथन है जो भारतीय परिसंघीय व्यवस्था से संबंध में सही है? तो राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है। क्या सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है? तो भाई साहब 32 का देखिए आपको काफी सिंपल है, ये गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई जरूरी नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 1942 को जो क्रिप्स मिशन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधान निर्मात्री सभा में भारतीय राज्यों की सहभागिता हेतु उपबंध किए जाने थे। तो क्या ये बात सही है यहाँ पर? ठीक है, सही है। ब्रिटिश सरकार ने संविधान को स्वीकार करने तथा लागू करने की जिम्मेदारी ली थी। तो क्या ये बात सही है? ये क्रिप्स मिशन की बात हो रही है, क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था, ये भी बात आपकी यहाँ पर सही है। संविधान को स्वीकार करने के संबंध में ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों को एक प्रतिज्ञा पत्र देना है, बिल्कुल गलत बात है। तीसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। चल रहे विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत का कोई भी संसाधन प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, ये भी बात आपकी गलत है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बस आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकारों का अभ्यास अमेरिकन संविधान के मॉडल से जो कि लिया गया है। तो 34वें क्वेश्चन की बात करें, देखिए दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए पूछा कौन सा एक सही युग्म है जो कि सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग आपका कहे से संबंधित है? मौलिक अधिकार से, बिल्कुल गलत बात है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से, ये भी गलत है। तो ये ऐसे होगा, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित है। संविधान का जो 4A है तो ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक नहीं है, ये चौथे में ही आपके आते हैं।
फोर्थ में, ठीक है। अब फोर्थ में मौलिक कर्तव्य हैं जो कि आ जाते हैं। अब यहाँ पर 36वां क्या है, देखिए सूची 1, सूची 2, उपाधियों का निषेध आपका पहले से संबंधित है आर्टिकल 18 से। धार्मिक मामलों तो ए का क्या हो जाएगा, देखिए ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड आप मिलाएंगे तो बी गलत और सी गलत। इसके बाद देखिए शिक्षा का अधिकार तो आपको पता ही है, डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एक झटके में आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए का थर्ड हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 26 से मिलती है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये आपको आर्टिकल 29 से मिलता है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए से है जो कि मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो ये आपका सही है। आर्टिकल 55 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत की बात करता है, तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 60 आपका महाभियोग, ये गलत है, ये आर्टिकल 61 है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल 123 जो है ये अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति देता है, ये भी बात सही है। अब देखिए यहाँ पर विषय है, अनुच्छेद है। निर्वाचन संबंधी आपके ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ए का थर्ड देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, एक ही झटके में आ गया। यहाँ पर देखिए अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध जो है बी का कहे से 369 से 392 में आएंगे। भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और इनसे समागम से संबंधित की बात करें 301 से 307 में आएंगे। संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों की बात करें 245 से 55 के मध्य में आएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सहकारी सोसाइटी बनाना भारत का एक मूल अधिकार है या नहीं है, तो आप बताइए क्या ये मूल अधिकार है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमें तो ये बात सही लग रही है, क्योंकि ये मूल अधिकार में आता है। सहकारी सोसाइटियाँ सूचना के अधिकार 2005 की परिधि में नहीं आती हैं, तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और सहकारी समिति बनाना जो है ये आर्टिकल 19 एक का ग के अंतर्गत है, जो कि एक मूल अधिकार है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है, प्रतिषेध, ठीक है। तो ये प्रतिषेध की बात करें तो किससे संबंधित, तो ध्यान दीजिएगा ये न्यायिक और न्यायिक कल्प प्राधिकारी के खिलाफ है, जो कि जारी किया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, प्रतिषेध रिट, ठीक है। और एक सेकंड, ये एक तो आपका सही है, ठीक है। प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है, तो यह अधिकारी के खिलाफ है जो कि दिया जाता है। अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्यवाही करने से रोकना भी इसका उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है, तो 35 वर्ष की आयु से ऊपर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र हो जाता है या नहीं होता है, तो ये बात आपकी सही है। दूसरा है भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है, बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं होगा, ये भी बात आपका सही, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में कौन सा कथन सही है, राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है, तो यहाँ पर देखिए 42वें की बात करें तो ये बात आपकी सही है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कोई भी अध्यादेश को संसद द्वारा इसके पुनः जब रीअसेंबली होती है तो 6 सप्ताह के भीतर है जो कि अनुसमर्थन किया जाना अनिवार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये दोनों कथन सही हैं। 43 की बात करें, किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा है जो कि की जाती है, वित्त आयोग, ठीक है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, तो आपका ये गलत हो जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। जिनकी देखिए नियुक्ति की बात कर रहा है तो 43 का ध्यान दीजिएगा, एक और तीन हो जाएगा। नीति आयोग को उपाध्यक्ष ये नहीं नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए कथन और कारण है, भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा स्वीकृत किसी भी विधेयक को सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता है, आप ये बताइए सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि धन विधेयक के केस में ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। देखिए यहीं पर कारण ही इसका स्पष्टीकरण दे रहा है, तो एक आपका ये एक गलत हो जाएगा, आर आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनती है, तो भाई साहब 45 में आपके जो है ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, ठीक।
46 नंबर की बात करें, भारतीय संसद के प्राधिकार के परिसीमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों का संसद में पुनः स्थापन राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही होता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल गलत है। संसद को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारिता के भीतर ही क्रियाशील होना है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 है, कोई व्यक्ति जो है संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हती हो, यानी वो एलिजिबल नहीं होगा। कब? यदि वह क्या करेगा यहाँ पर, तो देखिए, यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसा कोई पद को छोड़कर जिसे संसद ने विधि द्वारा छूट प्रदान की हो, कोई लाभ का पद धारण करते हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, विकृत चित्त का हो सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। बिल्कुल सही है ये भी, तो एक और दो तो सही हो जाएंगे। सदन की अनुज्ञा के बगैर सदन की सभी बैठकों में 60 दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता हो। तो क्या ये बात आपके क्या कहते हैं, अनुज्ञा के बगैर की बात कर रहा है, तो क्या ये सही होगा? तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। इसमें सही उत्तर बताना है, तो आपका एक और दो है जो कि सही हो जाएगा। एक बार और पढ़िएगा, तभी आपको इसका आंसर समझ में आएगा। ठीक है। 48 की बात करें, भारत की संसद के सदस्य संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। तो गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होता है। तो क्या है बात सही है? बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। एक आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो 48 का आपका ध्यान दीजिएगा, ना तो एक सही है और ना ही दो है जो कि सही है। ये चीज आपको ध्यान देना है। 49 की बात करें, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 49 का इसमें देखिए पूछा गया है कौन सा सुमेलित है, यहाँ पर ऑप्शन बस यही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, याचिका समिति आपका क्या कहते हैं, स्थायी जांच समिति से संबंधित है, सही है। सरकारी आश्वासनों की समिति है, स्थायी संवीक्षण समिति है, ये भी सही है। अधीनस्थ विधि निर्माण समिति है, स्थायी जांच समिति है। विधायकों पर प्रवर एवं संयुक्त समिति है, तदर्थ समिति नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये चीज आपको 49 का आपको देखिए यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये आपका ये सही रहेगा। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक है, ये भी आपका सही, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है, अधीनस्थ विधि निर्माण समिति जो होती है, ये एक प्रकार की स्थायी संवीक्षण समिति है। ये चीज आपको ध्यान देना है, स्थायी संवीक्षण समिति है। ठीक। 50 नंबर की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है। बिल्कुल सही है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का भी प्रशासक होता है या नहीं होता है भाई साहब, ये बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बस सही हो जाएगा, क्योंकि बी आपका गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, सभी संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं, इनका जो प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, ये आर्टिकल 239 यानी 239 के अधीन है जो कि आते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विधानमंडल में पूछे गए अल्प सूचना प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कह रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कथन हम देख लेते हैं। तो पहला कथन क्या है, यह अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व, एक सेकंड, यह अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों में संबंधित होते हैं और 10 दिनों से कम के नोटिस पर मौखिक उत्तर है जो कि पूछे जा सकते हैं। तो क्या यह कथन सही है? इसके बाद देखिए अगला पढ़ते हैं हम। अल्प सूचना प्रश्न जो होते हैं ये स्वीकार किए जा सकते हैं यदि संबंधित मंत्री उसका उत्तर देने में सहमत हो। तीसरा कथन क्या है, अल्प सूचना प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान है जो कि पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न जो होते हैं प्रश्नकाल के दौरान है जो कि आपके पूछे जा सकते हैं। तो क्या ये कथन सही है? तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है, तो देखिए पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है, लेकिन जो तीसरा कथन है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो तीसरा कथन देखिए जिनमें होगा उन्हें काट देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए अल्प सूचना प्रश्न जो होते हैं ये अविलंबीय मामलों में प्रश्न की सूचना जो है सामान्य प्रश्नों के निर्धारित 10 दिन पहले की सूचना के बजाय इससे कम दिनों के अंदर भी की जा सकती है। इनका जवाब भी मौखिक ही दिया जा सकता है। हालांकि सूचना देने वाले को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त कारण भी बताना होगा। अल्प सूचना प्रश्न की छपाई गुलाबी रंग की कागज में किया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार किए जा सकते हैं यदि मंत्री जी उसका उत्तर देने के लिए सहमत हो। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये आपको संशोधन से संबंधित है। तो देखिए 52वां संशोधन तो आपको पता है कि दल बदल कानून से, तो फोर्थ का बी नंबर आप जिस फोर्थ
बी का 4 आप लगाएंगे, देखिए बी कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आगे हम देखें और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो यहाँ पर देखिए एक क्या हो जाएगा, 13वां संशोधन जो है आपका 52 नंबर में, जो 13वां संशोधन है, तो इसमें इसमें ध्यान दीजिएगा ये किससे संबंधित है, तो ये आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये 13वां संशोधन इससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बी का आप 4 मिला देंगे। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये गलती हुई हमसे। यहाँ पर देखिए 13वां संशोधन जो है ये आपका नागालैंड से संबंधित है, ठीक है, नागालैंड की स्थापना जो की गई थी। इसके बाद 18वां संशोधन जो है ये डी से संबंधित है, और सी जो है 39वां संशोधन जो है आपका ये राज्य को पुनर्भाषित है जो कि करता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है किस पर निर्भर निर्भर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए संवैधानिक प्रावधान पर, परंपरा तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए तंत्र पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये चारों कथन है जो कि सही हो जाएंगे, ठीक है, इन सब चीजों पर यह जो कि निर्भर करते हैं। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम व न्यूनतम क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो लखीमपुर खीरी आपको पता ही है कि अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित, ये तो हमें सही लग रहा है, ठीक। इसके बाद देखिए सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, ये भी सही है। सीतापुर न्यूनतम, ये आपका गलत है, सीतापुर नहीं है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये भी आपका सही है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। सीतापुर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा सीतापुर जो है आपका ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी सेंसस में, एससी जनसंख्या में सीतापुर टॉप में आता है, ठीक है, सर्वाधिक पाई जाती है। और संत रविदास नगर ये है जो कि आपका न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल भी रखता है, ठीक है, और इसी के साथ न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल भी है जो कि रखता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी की ये आपके किससे संबंधित है, पहला ही आपका गलत हो जाएगा, कबीर नगर से संबंधित नहीं है, बल्कि ये आपका ध्यान दीजिएगा ये भागलपुर में है। कहाँ पर, भागलपुर। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली सही है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, ये तो सही लग रहा है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, ये आपका देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक और दो तो सही है, लेकिन तीसरा कथन है जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चावल के उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर है आपका जो है यूपी आता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, तो ये कोई जरूरी थोड़ा है भाई कि सभी के पास ही होगा, ये सही है, लेकिन आपका आर यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उद्योग और स्थान है इसको देखिए, इसमें हम देखेंगे तो कानपुर चर्म से संबंधित है, चर्म माल, तो बी का फर्स्ट मिलाएंगे तो बी और डी तो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इसके बाद कांच की चूड़ियाँ, तो काफी सिंपल है, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 भी हो गया। इसके बाद देखिए नजीबाबाद और सहारनपुर तो कागज से संबंधित है, डी का 3, तो डी का 3 तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सी का 4 हो जाएगा प्लाईवुड, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, गलत पूछ रहा है। कृत्रिम अंग निर्माण की आपका कहाँ है, तो देखिए कानपुर सही है। कांच उद्योग आपके कहाँ है, तो फरीदाबाद फिरोजाबाद में, ये भी सही है। परमाणु विद्युत संयंत्र ये आपका दोस्तों लखनऊ में थोड़ी ना है भाई, ये तो नरौरा में है। नरौरा कहाँ है, तो ये आपका बुलंद शहर में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपको वाराणसी, ये आपका सही बात है, ठीक। अगला है 60 नंबर हवाई अड्डा है और नगर है, तो बमरौली, ये आपका कहाँ है, चकेरी, हिंडन। हिंडन तो देखिए आपका कहाँ हो गया, हिंडन तो आपको हो जाएगा गाजियाबाद। इसके बाद देखिए बमरौली आपका इलाहाबाद में हो जाएगा, चकेरी कानपुर में हो जाएगा, फुर्सतगंज रायबरेली में हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें 60 का क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए कथन और कारण दिए गए हैं, तो आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान
16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और दार्जिलिंग का तापमान कितना होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये बात तो सही लग रही है, तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो देखिए ये भी बात आपकी सही है, तो ये देखिए ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी इसकी कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है देखिए सीसीओ को संबंधित है, कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है कि भारत में ये सीसीओ की क्या भूमिका है। तो देखिए सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का एक प्रमुख स्रोत है। तो ये देखिए ये कथन आपका सही है। यह बद्ध कोयला या लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति को मॉनिटर करता है, ये भी बात सही है। ये जो है कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है, ये भी सही है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरित करें, ये बात आपकी गलत हो गई, 4 आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और ये सीसीओ की बात करें तो ये 1916 में है जो कि स्थापित की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता में है, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में दिखाना है। तो देखिए 3 पहले नंबर पर, अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से कम। तो सबसे बड़ा क्या है तो आपका ये 3 आ जाएगा, 3 पहले नंबर पर आएगा, तो ये खत्म, ये खत्म। इसके बाद देखिए आपको ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश तो आपका सेकंड में तो नहीं आता है, तो देखिए 3 के बाद यहाँ पर 63 में आप देखेंगे यहाँ पर क्या सही आंसर हो सकता है। राजस्थान पहले नंबर पर, इसके बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 का, देखिए राजस्थान हो जाएगा, इसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो 3 2 1 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पहले में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश। सही मिलान करना है आपको यहाँ पर। देखिए ये आपकी चोटियां हैं और पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए लेप्चा आपको पता है कि सिक्किम से संबंधित है, ठीक है। तो सिक्किम से संबंधित है, तो इसमें देखिए 64 में आपका क्या सही आंसर हो सकता है। तो लेप्चा आपको देखिए उत्तर पश्चिमी हिमालय से संबंधित होगा, ए का फोर, ए का फोर नहीं होगा दोस्तों, ए का वन होगा, एक सेकेंड। यहाँ पर उत्तर पश्चिम हिमालय से संबंधित आपका कौन होगा, जास्कर हो जाएगा। हिमालय और उत्तराखंड हिमालय से संबंधित आपका शिवालिक हो जाएगा। दार्जिलिंग और सिक्किम में है आपका लेप्चा हो जाएगा। अरुणाचल हिमालय में आपका नामचा भरवा है जो कि होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है जो कि हो जाएगा। अगला है, इसमें पूछ रहा है एक युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है इनमें। तो पीर पंजाल लघु हिमालय में सही है। पोटवार ध्यान दीजिएगा ये कुमाऊं में नहीं है बल्कि ये आपका पाकिस्तान पठार में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। केटू काराकोरम श्रेणी का सही है। करेवा आपकी कश्मीर घाटी से संबंधित है। सूची 1 और 2 है और इन्हें मिलाना है। देखिए तो गारो तो आपका मेघालय है, सही बात हो जाएगी, ए का वन हो जाएगा, तो ये आपका डी खत्म। इसके बाद देखिए डालमा, डालमा तो आपका झारखंड से संबंधित, डी का 4 हो जाएगा, तो डी का 4 ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब मिरी, मिरी कहाँ है, तो देखिए मिरी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा मिरी आपकी कहाँ हो जाएगी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो बी का थर्ड हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर निकल आएगा। और कोल्लई मलाई तमिलनाडु में। सूची 1 सूची 2 है, यहाँ पर भी आपको देखिए पर्वतों से संबंधित है कि कौन से पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है वो किस समय है जो कि होता है। तो यहाँ पर देखिए बात करें हम दक्कन ट्रैप की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा क्रिटेशियस आदि नूतन से संबंधित, ए का थर्ड, तो ये खत्म, ये खत्म। पश्चिमी घाट की बात करें तो बी का 1 हो जाएगा, उत्तर नूतन जैव में होगा, तो बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 आप जैसे लगेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा और नर्मदा तापी जलोढ़ की बात करें तो डी का 5 हो जाएगा, अत्यंत नूतन, ठीक। कथन और कारण दिए हैं, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो सकती है, तो क्या ये बात सही है। बात तो सही लग रही है भाई, वर्षा होती है हमारे यहाँ जाड़ों में। उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है ये सक्रिय हो जाता है, ये भी बात सही है, लेकिन ये इन दोनों की व्याख्या आपस में नहीं कर रहा है, कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला देखिए कथन कारण से है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा जो होती है घटती है, तो क्या ये बात आपको सही लग रही है।
देखते हैं गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन जो है और ऊंची होती मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर है जो कि क्या हो सकता है। तो 69 की बात करें तो ये आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी है जो कि कर रहा है। नदियों पर बताना है कि गोदावरी की सहायक नदियां हैं इनमें से कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए इनमें ध्यान दीजिएगा गोदावरी गोदावरी की पूछ रहा है तो इंद्रावती हो जाएगी और प्राणहिता हो जाएंगी। 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी की बात करें तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है जो कि उद्गमित होती है और दक्षिण मध्य भारत में दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जो कि गिर जाती है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। इसमें देखिए मिलने वाली नदियां ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं तो पूर्णा, प्राणवती, प्राणहिता है, ठीक है। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, तालिपेरू, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, दुधना, ये सब चीजें हैं। और प्रवरा, मंजीरा, पेद्दा, वागू ये सब हैं, ठीक है। गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और साथ ही में बूढ़ी गंगा भी है जो कि इसे कहते हैं। अब देखिए चारागाह है और स्थिति आपसे पूछ रहा है तो 71 नंबर में आपका सही आंसर है जो कि क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा बन्नी चारागाह जो है गुजरात से संबंधित है, एक थर्ड ठीक है। बुग्याल आपका देखिए बी का क्या हो जाएगा उत्तराखंड। और खजियार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। और पहलगाम आपके का हो जाएंगे, डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर है तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 72 नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा गोविंद सागर सतलज सही है। कोलेरू झील आपके कृष्णा में थोड़ी ना है भाई, कोलेरू झील आपके कृष्णा एवं गोदावरी के डेल्टा के मध्य में स्थित है, कृष्णा और गोदावरी के मध्य जो कि स्थित है। उकाई जलाशय तापी सही है। उलड़ झील झेलम में है, ये भी आपकी सही है। नीचे कथन दिए गए हैं, कथन और कार्य। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कारण यहाँ पर क्या है तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर दृष्टि छाया क्षेत्र जो कि होता है, ये भी बात सही है। तो ये दोनों कथन सही भी हैं और आर जो है एक ही व्याख्या भी है जो कि कर रहा है। अगला क्वेश्चन है वृक्ष प्रजातियां हिमालय पर पाई जाती हैं। तो कौन सी वृक्ष प्रजातियां हैं जो कि हिमालय पर है तो पाई जाती हैं, तो आपको ये बताना। तो 74 में देखिए आपका ओक और रोडेंड्रॉन, ये आपकी दोनों जो हैं वृक्ष प्रजातियां हैं जो कि हिमालय पर पाई जाती हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये दोनों प्रजाति जो है पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती हैं, जबकि जो आपकी रोजहूर होती है, महोगनी, एनी, एबोनी, ये जो होती हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में है जो कि पाए जाते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए स्थान है सामान्य वनस्पति प्रकार कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हरियाणा और पंजाब तो आपको पता है कि ये कैसे क्षेत्र है, ना सदाहरित है, ठीक, ना आर्द्र हैं और ना ही पढ़ पाती हैं। तो सी का देखिए आपका 4 ही होने के चांस हैं, ना कि 1 2 3 तो किसी हाल में नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए बात करें हम पश्चिमी घाट की, तो ये आपको देखिए उष्णकटिबंधीय सदा हरित से संबंधित हो जाएगा। तो ए का 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका सही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। तो मृदा से उर्वरक पोषण हानि जो हो कम की जा सकती है, क्या यह बात आपको सही लग रही है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यह वर्षाहीन खेती की सिंचाई के लिए एकमात्र साधन है, बिल्कुल गलत बात है। तो दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम करने से इसे रोका जा सकता है इससे। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, 1 और 3 सही हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये चीज आपको बताना है कौन सा है जो कि सही सुमेलित आपका यहाँ पर नहीं है। नागलबांध सतलज सही है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी ये भी सही। हीराकुंड आपको पता है कि ये महानदी पर है। नागार्जुन आपका ये गलत हो गया क्योंकि ये गोदावरी नदी पर नहीं है भाई साहब, ये आपका कृष्णा नदी पर है। किस पर है तो कृष्णा रिवर पर है। इडुक्की की बात कर लें यहाँ पर तो ये पेरियार नदी पर है जो कि केरल में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भाखड़ा नागल की बात करें तो देखिए आपका पंजाब में है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है और आपके कहाँ है राजस्थान में है। सरदार सरोवर की बात करें तो ये देखिए आपका गुजरात, एमपी,
महाराष्ट्र और राजस्थान है जो कि इससे लाभान्वित होते हैं। नागार्जुन सागर की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, और हीराकुंड तो आपको पता है ये आपके कहाँ है, तो उड़ीसा में है जो कि स्थित है। अगला है लौ अयस्क क्षेत्र और राज्य। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुद्रेमुख तो आपको पता ही होना चाहिए। कुद्रेमुख आपके कहाँ से संबंधित हो, कर्नाटक से। सी का फोर, सी का फोर आप मिलाएंगे। ठीक है, इसके बाद नोवा मुंडी आपके कहाँ, तो नोवा मुंडी झारखंड में है। डी का वन, डी का वन आप मिलाएंगे, तो डी का वन ये तो आपके गलत हो गए। सी का फोर, सी का फोर तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ए का टू हो जाएगा, क्योंकि बादाम पहाड़ जो होते हैं ये उड़ीसा में है। दल्ली राजहरा है आपके छत्तीसगढ़ में जो कि पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना, लौ इसके क्षेत्र हैं ये। अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सत्य है। तो 79 की बात करें तो यहाँ पर देखिए अक्षांश के साथ साथ वर्षा, तापमान और वनस्पति बदलती है, बिल्कुल सही बात है। अक्षांश के साथ साथ सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच का अंतर है जो कि बढ़ता जाता है, ये भी बात सही है। इंदिरा स्थल पॉइंट जो है ये अक्षांश के लगभग 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर है जो कि स्थित है, ये भी बात सही, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्या है, घटना और दिनांक। तो यहाँ पर देखिए ग्रीष्म संक्रांति जो है ये आपकी कब होती है, तो देखिए ये आपकी होती है 21 जून को होती है ग्रीष्म संक्रांति, क्योंकि गर्मी का महीना दिसंबर में तो भाई होगा ही नहीं। आप देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए शीत क्रांति, तो शीत क्रांति का भी देखिए बी का टू हो जाएगा, क्योंकि प्राय ठंडी दिसंबर में ही पड़ रही है। इन सभी ऑप्शन को यदि आप अच्छे से समझेंगे। बसंत विषु देखिए मार्च में ही आएगा, सितंबर में बसंत तो आती नहीं है। और शरद विषु आपका डी का थर्ड हो जाएगा, तो बी है जो कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आप केवल कॉमन सेंस होता तो इसे आप आराम से सॉल्व जो कि कर सकते थे। अब देखिए स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित कौन कौन से हैं, तो ठीक है, तो इसे हम गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन से देश हैं जो कि शामिल है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसमें देखिए अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और ईरान है, एक दो चार हैं जो कि यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर काफी ज्यादा नशा का व्यापार होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए ये कंटिन्यूटी है और ये उनसे संबंधित परतें हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन से किससे संबंधित है, इसे मिलान करना है हमें। तो देखिए लेहमन तो आपको पता होना चाहिए, लेहमन आपका कोर से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए लेहमन की हम बात करें तो बाहरी कोर और भीतरी कोर से संबंधित है। तो सी का देखिए वन हो जाएगा सीधा, सी का वन मिलाएंगे तो बी खत्म और ए खत्म। अब देखिए मोहू असंतता की बात करें तो ये आपका देखिए मोहू असंतता जो है ये पर्पटी यानी क्रस्ट और मेंटल से संबंधित है आपकी। तो यहाँ पर हमें क्रस्ट और मेंटल कहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें तो मिल नहीं रहा क्रस्ट और मेंटल। तो आपका इसका हो जाएगा मोहू का, ये हो जाएगा बी का फोर हो जाएगा। तो बी का फोर आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सी हो जाएगा। ए का फाइव हो जाएगा। पर्पटी के अंदर सियाल और सीमा का विभाजन करता है कौन, गुटेनबर्ग। सियाल और सीमा का विभाजन गुटेनबर्ग है जो कि करता है। ठीक है, और कॉनरेड आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का टू, जो लोअर मेंटल है और आउटर कोर है, इससे ये अलग करता है। पर्वत शिखर और महाद्वीप, किलिमंजारो, किलिमंजारो आपका कहाँ से है दोस्तों, काफी सिंपल है, किलिमंजारो आपका अफ्रीका से हो जाएगा, डी का टू। तो डी का टू आप जैसे ही मिलाएंगे तो दोस्तों आपका एक ही ऑप्शन से आंसर तुरंत निकल आया। ऐसे क्वेश्चन में आप पहले ही देखा करिए मुझे कौन सा आ रहा है, आपको जो आ रहा हो उसके बाद ऑप्शन पर नजर घुमाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आराम से आपके एक या दो ही आ रहे हो तो आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। एक का थर्ड आप देख सकते हैं, कोसिस्को आपका ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, माइकिलने आपका उत्तरी अमेरिका से संबंधित है और एल्ब्रूस आपका यूरोप से संबंधित है। अब आगे बात करें यहाँ पर महाद्वीप है और मरुस्थल आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए गोबी, कालाहारी, मुजावे और अटाकामा। अब यहाँ पर आप देखेंगे गोबी मरुस्थल तो आपने सुना है कि एशिया में, तो ए का फोर आप लगा दीजिए, पहले ए का फोर लगाएंगे तो बी और डी यहाँ पर गलत। इसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और अफ्रीका। तो उत्तरी अमेरिका में आपका सी का टू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए। यहाँ पर देखिए नाम से तो मुझे लग रहा है कि यही होगा, तो सी का टू आप लगाएंगे तो वैसे ही देखिए सी आपका आंसर, तुरंत आंसर निकल आया। तो आप देखिए गेस करना आप समझेंगे समझेंगे तो आराम से आंसर निकल आएंगे। अफ्रीका क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी का थर्ड हो जाएगा कालाहारी, और दक्षिण अमेरिका का अटाकामा है जो कि हो जाएगा आपका। ठीक, देखिए ज्वालामुखी के प्रकार है और अवस्थिति आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है, कि कौन सी ज्वालामुखी किस प्रकार की है जो कहाँ पर पाई जाती है।
तो यहाँ पर देखिए गुम्बद, जिसे हम शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं, तो ये कहाँ पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, हवाई द्वीप में पाई जाती है, एक है थर्ड। तो ये गलत, ये गलत। इसके बाद देखिए मिस्र ज्वालामुखी की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये फिलीपींस में पाई जाती है, बी का 4। तो देखिए अब इसी से आपका आंसर डायरेक्ट आपका निकल आया, ऑप्शन नंबर डी। सी का 1 हो जाएगा, इंडोनेशिया ज्वालामुखी कुंड और पूर्व बेसाल्ट क्षेत्र आपको ये भारत में है जो कि पाया जाता है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है और बताना है। देखिए कौन सी स्थल रुद्ध कैस्पियन सागर में है जो कि आकर गिरती है? कैस्पियन सागर, ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार की लेक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 86 का जो सही आंसर है यहाँ पर क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, ओल्गा और जुराल नदी, ये दोनों आपकी कैस्पियन सागर में है जो कि आकर गिरती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। और डॉन नदी बात करें तो डॉन नदी आपकी कहाँ गिरती है? तो ये काला काला नदी में गिरती है, काला सागर में, ठीक है, ब्लैक सी में जिसे हम कहते हैं। और सरदरिया जो है ये अरल सी में है जो कि गिरती है। अब देखिए नदी है और बांध है, तो दामोदर नदी में आपका कौन सा बांध है? तो देखिए 87 की बात करें, दामोदर में आपकी पंचेत हिल है, ठीक, बी का थर्ड हो गया। और इसके बाद यांग त्सियांग में आपकी यांगत्सी में आपकी क्या है? 3 गार्जेज है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। नील नदी में आपकी कौन सी बांध है? तो नील नदी में आसवान है, जाम्बेजी में आपकी करीबा बांध है। तो 87 का ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो कि सही हो जाएगा। देखिए कथन कारण दिए गए हैं, लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार जो है सामान्य से उच्चतर है जो कि होते हैं, ये कथन है। लघु ज्वार भाटा जो होते हैं वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नौ चंद्र के समय है जो कि होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ए तो सही है लेकिन आपका आर है जो कि गलत हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। लघु ज्वार भाटा के समय ध्यान दीजिएगा, उच्च ज्वार तो सामान्य से निम्नतर होते हैं तथा निम्न ज्वार जो होते हैं ये सामान्य से उच्चतर होते हैं। जबकि लघु ज्वार भाटा जो होते हैं ये वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर यह नौचंद्र का समय नहीं हो सकता, क्योंकि लघु ज्वार आने की स्थिति में जो आपका सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति जो होती है ये समकोणीय होती है, तथा वृहद ज्वार के लिए इनकी स्थिति सीध में होती है, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है। अब देखिए नहर है और आपको बताना है किन किन दो स्थानों को जोड़ने का काम है जो कि करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सू कैनाल, पनामा कैनाल, कैनाल, सुएज कैनाल। अब देखिए सुएज आपने तो खूब सुना होगा, सुएज कैनाल देखिए इनसे आप आराम से लगा सकते हैं कि सुएज कैनाल में सही आंसर आपका डी का 1 ही हो सकता है। एक सेकंड, डी का क्या हो सकता है? डी का 1 ही है जो कि हो सकता है, डी का 1 आप लगाएंगे तो देखिए ये गलत हो जाएगा। पनामा, पनामा की बात करें तो ये किससे होगा? तो देखिए ये आपका सी का 4 तो हो नहीं सकता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि सुपीरियर और हिराउन को देखिए ये हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 आप लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है। अब कील जो है आपका ए का 2 हो जाएगा, यानी एल्ब एस्चुरी को ये बाल्टिक सी से मिलाने का काम करता है। और पनामा जो होगा ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने का काम है जो कि करता है। ठीक है। 90 नंबर अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो 90 नंबर क्या है? द्वीप और सागर निम्नलिखित में से कौन सा युग में है जो कि सुमेलित नहीं है? तो देखिए साइप्रस जो है ये भूमध्य सागरीय समुद्र में है, ठीक है। फाकलैंड आपका कहाँ है? तो अटलांटिक सी में है, ये भी ठीक है। चागोस आपका ध्यान दीजिएगा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, बल्कि चागोस जो है ये इंडियन ओशियन में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। एस्लॉस कोकोस की बात करें तो ये हिंद महासागर में, ये भी बात आपकी सही है। अगला क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक थिंक टैंक था जिसे क्लब ऑफ रोम के नाम में जाना जाता है, प्रस्तावित किया गया था। ये एसडीजी गोल जो है 2030 तक प्राप्त किए जाने का जो कि लक्ष्य रखे गए हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी तो सही है, यानी दूसरा कथन सही है, पहला आपका गलत है। क्योंकि देखिए सितंबर 2015 में जो आपका संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, तो इसको उसी समय 2015 में है जो कि लक्षित किया गया था। और ये क्लब ऑफ, ध्यान दीजिएगा, क्लब ऑफ रोम तो इसे कहा जाता है, ठीक है। 1972 में प्रकाशित हुई थी रिपोर्ट, कौन सी? लिमिट्स टू ग्रोथ, ये चीज आपको ध्यान देना है। और सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट से हुआ था, जिसे हमने ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट है जो कि संबंधित है इससे।
अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में है जो कि मिलती हैं। तो क्या ये बात दोस्तों सही है? ठीक है, सही है भाई। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण जो कि करती हैं, ये भी बात सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, सिमलीपाल, दिहांग, नोकरेक, कंचनजंगा आपसे पूछ रहा है किस राज्य में कौन सी क्या है। तो देखिए, नोकरेक आपके मेघालय में है। सी का 5, तो सी का 5 आप मिलाएंगे तो बी खत्म और सी खत्म, ठीक है। और इसको देखिए कंचनजंगा, कंचनजंगा की बात करें तो ये आपकी, इसको देखिए सिमलीपाल की बात, तो ये उड़ीसा में, ए का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ पर से हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये चीज आपको 94 नंबर में हम देखें तो दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन ठीक है, तराई दुआर चौड़े पत्ती वाले वन ठीक, कच्छगरण घास के प्रदेश ठीक, पूर्वी दक्कन पठार जो है ये आर्द्र वन से संबंधित थोड़ी ना है भाई साहब, ये आपके शुष्क सदाबहार वन से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात करें तो देखिए 4 महत्वपूर्ण इनके चरण हैं। तो कौन कौन से चरण हैं? तो इसमें देखिए 95 की बात करें तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहला तो आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक अनुक्रमण के अनुसार इन चरणों का सही अनुक्रम है जो कि आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला छेड़ता हो जाएगा, दूसरा आक्रमण हो जाएगा, तीसरा प्रतिस्पर्धा और चौथा जो है आपका स्थानांतरण हो जाएगा। छेड़ता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते किसे हैं, तो ये बात करें तो जब एक किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव समुदाय का स्थान जो है कालांतर में दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उसे ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। यानी आप जहाँ रह रहे हैं कुछ समय बाद, कुछ काल के बाद वहीं पर दूसरा कोई रहने लगेगा, इसे ही एक प्रकार से लेमैन भाषा में हम प्राथमिक अनुक्रमण की परिभाषा दे सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए कथन और कारण है, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है, ठीक है भाई, बिल्कुल रहता है। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, ये भाई साहब थोड़ी ना, कोई जरूरत थोड़ा ना है। तो ये तो सही है लेकिन आर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है, प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। जन मित्रवत पर्यावरण की सृजन और रख रखाव अंतर विषयक प्रयासों की सफलता पर है जो कि निर्भर करती है। तो देखिए ये आपका दोनों कथन है जो कि सही है और व्याख्या भी है जो कि इसकी कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण जिसे हम ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना जिसे हम ट्रैफिक कहते हैं, इसके संदर्भ में बातें कही गई हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या चीजें हैं जो कि सही हो सकती हैं। ट्रैफिक यूएनईपी के अंतर्गत एक ब्यूरो, बिल्कुल गलत बात है। ट्रैफिक कमीशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादप और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो, तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ट्रैफिक जो है इसकी स्थापना 1976 में की गई है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और यह WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और IUCN का एक संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ये 1976 में स्थापित किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? 99 की बात करें तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है, दाचिगाम जम्मू कश्मीर ठीक, गिर गुजरात में है, और कैंपबेल बे, ये आपका देखिए कैंपबेल कहाँ है, तो भाई साहब 99 का यही हमें गलत लग रहा है, यही आपका गलत होगा क्योंकि यह दोस्तों पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये अंडमान निकोबार में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में, ये ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, 100 नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभयारण्य और अवस्थिति, तो महावीर स्वामी अभयारण्य आपका कहाँ पर स्थित है भाई साहब, क्या जनपद ललितपुर में है ये? बिल्कुल सही बात है। लाख बहुसी अभयारण्य कन्नौज में, ये भी सही है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों ये लखीमपुर खीरी में है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ना कि बलरामपुर में। कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में है, ये चीज भी आपकी ठीक हो गई। इसके बाद देखिए 101 नंबर है, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, तो क्या ये बात सही है दोस्तों? तो इसमें देखिए सही पूछ रहा है, ये आपका गलत है, ठीक है। जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं मिलता है। भारत में 4
जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार है, ये भी बात आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट जो होते हैं ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के साथ साथ उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। अब भारत में जो 4 जैव विविधता क्षेत्र हैं ये पूर्वी हिमालय हैं, और इसी के साथ पश्चिमी घाट है, और इंडो वर्मा क्षेत्र है, और इसके अलावा सुंडा लैंड है। ये चीज आपको ध्यान देना है, सुंडा लैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचत और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर है जो कि निर्भर करती है। तो बिल्कुल सही बात है। निवेश जो होता है पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है भाई साहब। तो क्यों कहा जाता है, तो इसे हम देखते हैं। यह किसी उद्यम की लाभप्रदता का फलन है, बिल्कुल गलत बात है ये। यह पूरक कारकों की पूर्ति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। यह अंतिम उत्पाद की मांग से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। यह आवश्यकता के सापेक्ष साधनों के दुर्लभ होने से उत्पन्न होती है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 और 3, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए भारतीय दूतावास में काम कर रहे विदेशी या भारत के सामान्य निवासी हैं, इसमें सही पूछा तो ये आपको देखिए सही है, ठीक है। भारत में अवस्थित WHO, विश्व बैंक, यूएनओ कार्यालय में काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी इसमें शामिल होंगे, बिल्कुल नहीं शामिल होंगे। दो तो गलत हो गए, ये खत्म ये खत्म। भारत में विदेशी दूतावास में काम कर रहे भारतीय, ये भी आपका गलत है भाई साहब। विदेशी दूतावास थोड़ी ना, उनके थोड़ी ना हम ले लेंगे अगर भारत में कोई है। 105वां की बात करें, चीनी उद्योग जो है दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, तो क्या ये बात सही है दोस्तों, बिल्कुल गलत बात है, ये उत्तर भारत में ज्यादा विकसित है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। तो देखिए ये बात आपकी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके आधार पर सही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब विश्व का लगभग 19% गन्ना जो है आपका भारत में होता है, ठीक है। सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत, ये चीज आपको ध्यान देना है। और उत्पादन की बात करें तो दूसरे नंबर पर है जो कि भारत आता है। और इसके लिए मानसून की बात करें तो उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय मानसून है जो कि इसके लिए लाभदायक होता है। और तापमान इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सुटेबल होता है। और इसके अलावा 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा भी है जो कि इसके लिए उपयुक्त होती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है फसल का नाम और बीमारी का नाम। तो देखिए गन्ना में आपका कौन सा रोग होता है, तो गन्ने में रेड डॉट रोग है जो कि होता है। धान की बात करें तो धान में आपका क्या होता है, धान में खैरा रोग होता है। और जो खैरा रोग होता है ये आपका जिंक की कमी से होता है। अरहर में ध्यान दीजिएगा, अरहर में आपकी क्या होता है, अरहर में उकठा रोग होता है। कौन सा, उकठा, जिसे हम विल्ट भी कहते हैं, ठीक है, उकठा रोग। और आलू में आपका क्या होता है, झुलसा रोग है जो कि होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो 106 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। 2 3 4 1। व्यक्ति और संबंधित, एम एस स्वामीनाथन, देखिए एल के झा, वीजी कुरियन, मोरारजी देसाई। तो देखिए वीजी कुरियन तो आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, सी का 2, ए का 3, सी का 2। और एल के झा आपके कराधान से संबंधित हो जाएंगे। मोरारजी देसाई ध्यान दीजिएगा, डी का 1 हो जाएगा, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। 108वां नंबर क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। तो क्या यह बात सही है, तो दोस्तों ये बात आपकी गलत है, क्योंकि रबी के लिए अलग है, खरीफ के लिए अलग है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। रबी की बात करें, देखिए रबी की फसल के लिए 1.5% है, खरीफ की फसल के लिए यही 2% प्रीमियम की बात की गई है। और नकदी फसल के लिए 5% प्रीमियम है जो कि देना होगा किसानों को, ठीक है। यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा में होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्टार्ट, ये स्टार्ट कब होता है, 2016 में है, जो कि इसे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्टार्ट है जो कि किया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है किन किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है। तो 109 की बात करें तो किनका हो चुका है, तो भाई साहब केवल और केवल स्मॉल पॉक्स का है जो कि उन्मूलन हो चुका है। बाकी डिप्थीरिया और छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, ये दोनों आज भी है जो कि विद्यमान करती हैं। भारत को देखिए चेचक यानी स्मॉल पॉक्स से 1977 में ही है जो कि मुक्त कर दिया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है, गत सदी जो आपकी पिछली सदी है, इसके 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत वे पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। तो भाई साहब इतनी खतरनाक हिंदी लिखी है, आपको इसे एक दो बार पढ़ना होगा तभी आपको समझ में आएगी। ये देखिए, ये बात तो आपकी सही लिखी हुई है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई, ये आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्या है, इनमें से भारत में व्यापक धन यानी M3 में शामिल हैं। तो M3 में देखिए कौन कौन से शामिल है। तो ये 111 की बात करें तो ध्यान दिएगा, ये तीनों चीजें, जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास समय जमा, ये तीनों हैं जो कि इसी का हिस्सा है। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए M1 की बात करें तो देखिए M1 क्या होता है। तो M1 जनता के पास जो मुद्रा होती है और बैंकों के मांग जमा और RBI के पास जमा जो होती है, ये सब M1 के अंतर्गत आते हैं। M2 में क्या हो जाता है, तो M1 प्लस डाकघरों की बचत बैंक जमाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। M3 में क्या हो जाता है, M1 प्लस बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाएं, ये भी इसमें शामिल हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए तरलता की मौद्रिक समग्र की बात करो तो M0 M1 M2 M3 होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। RBI ने जो है M1 को देखिए संकीर्ण मुद्रा कहा है, ठीक है। M1 को क्या कहा है, तो संकीर्ण मुद्रा संज्ञा दी है। और M3 को क्या कहा है, तो M3 को व्यापक मुद्रा है, जो कि यहाँ पर कहा है। ये चीज आपको ध्यान देना है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की ये सहायक है, सही है। रुपए 5 लाख की जमा है, इसके द्वारा बीमा युक्त है। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और ये गारंटी नियम जो है आपको 1978 में आया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए कथन क्या है, राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता है। राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता है। तो देखिए ये बात आपकी सही है, ठीक है, क्योंकि राजस्व घाटा जो होती है, जब प्राप्तियां कम होती हैं व्यय हमारा ज्यादा हो जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो राजस्व घाटे एवं पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए अनुदान का अंतर है, ये भी सही है। तो 1 और 2 आपका ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 114 की बात करें, किसी देश की कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। तो इसमें बात करें हम तो आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना यही सूचित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए उच्च वेग तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्राम से मापते हैं। दाब आपका पास्कल, ऊर्जा उच्च वेग मैक। तो ये आपको देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। स्पिग्नो मैनोमीटर तो देखिए लक्स मीटर तो प्रकाश की तीव्रता, स्पिग्नो मैनोमीटर तो ये रक्तचाप, बी का फोर आप मिलेंगे, ये हो गया, ठीक। सीधा सी आपको हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए है। कैरेटोमीटर आपकी सोने की शुद्धता मापने के लिए है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। तो बताइए शून्य होता है कि नहीं होता है भाई साहब। बिल्कुल होता है। हर आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। दोलक के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तीसरा गलत हो जाएगा आपका। सामान्य लोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये बात आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्या है, जल के अंदर तैरती गेंद का अंश निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका किस पर है जो कि निर्भर करता है, आपसे पूछ रहा है कि सही बताना है आपको। द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। गेंद के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत बात है। गेंद के घनत्व पर निर्भर करता है, ये भी सही। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। कथन कारण है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। तो क्या ये बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, नमक जो है ये बर्फ के जमाव बिंदु को बढ़ा जाता है। तो ये बात आपकी गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो एंट्रोपी की बात करें हम तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। तंत्र की एंट्रोपी घटती है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ऊष्मागतिकी में जो एंट्रोपी होती है ये निकाय की अनिश्चितता और अव्यवस्था की मात्रा को है जो कि दर्शाता है। जब भी किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो उसमें तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है, तब यह आणविक गति को बढ़ाकर निकाय की अव्यवस्था को बढ़ा देता है, अर्थात इसमें तंत्र की एंट्रोपी है जो कि बढ़ जाती है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन से कथन सही हैं। यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगता है। तो क्या ये बात आपके दोस्तों सही है? बिल्कुल सही बात है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल के ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर है जो कि सही हो जाएंगे। ठीक है, 121 का ए है ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पराशर जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, इसके प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। तो क्या ये बात दोस्तों सही है? बिल्कुल गलत है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य बल लगाया जाता है, ये भी बात आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए परासरण के प्रक्रम में होता क्या है, विलायक का प्रवाह जो होता है ये तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और जब प्रतिलोम परासरण होता है तो इसमें बाह्य जो सांद्र घोल होता है, सांद्र घोल पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं और आयनों को विलयन से पृथक है जो कि किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए 123 का आपका सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, तो ये थॉमसन हो जाएंगे। ठीक, तो न्यूटन चैडविक, ये आपको न्यूट्रॉन जो है चैडविक, ये तो सही है। प्रोटॉन के देखिए गोल्डस्टीन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के आपके थॉमसन हो जाएंगे। और अल्फा कण की बात करें तो देखिए रोन्टजन नहीं है भाई साहब, ये रदरफोर्ड है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, चूने के पानी में CO2 गैस गुजरने पर किस रंग का अवक्षेप है जो कि प्राप्त होता है। तो ये आपको सफेद है जो कि प्राप्त होगा। अगला क्या है, निम्नलिखित कार्बन अपरूपों में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक देखिए हीरा तो नहीं ना, फुलरिन, यहाँ पर ग्रेफाइट तो हो सकता है, ग्रेफाइट है तो होता ही है। तो यहाँ पर देखिए केवल दो है जो कि यहाँ पर सही आंसर है जो आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिथियम आयन बैटरी हम बनाते हैं, ठीक है भाई साहब। ए का 2 मिला दीजिए, ये खत्म, ये खत्म। सीजियम, सीजियम किसके काम आता है भाई साहब, तो ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। सीजियम जो होता है ये आपका परमाणु घड़ियों में कालमापी के तौर पर काम आता है, डी का 1। तो ठीक, इसके बाद देखिए जो सोडियम होता है रुधिर में जल अंश का नियंत्रण करता है, बी का, बिल्कुल गलत हमने लगा दिया भाई साहब ऑप्शन। यहाँ पर ये नहीं होगा, ये बल्कि इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, बी का थर्ड होगा, स्नायु आवेशों का स्थानांतरण करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और पोटेशियम जो है ये सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। रुधिर में जलांश का नियंत्रण करने का काम किसका होता है, पोटेशियम को होता है। अब देखिए वैज्ञानिक है और धन का क्षेत्र है। यहाँ पर लुई पास्चर ने भाई साहब क्या किया, और डार्विन का तो आपने सुना है भाई, वाटसन हो गया, जेडी वाटसन। तो यहाँ पर देखिए चार्ल्स डार्विन के बारे में आपको नहीं सुना होगा, तो चार्ल्स डार्विन आपके विकास से ही संबंधित है, डी का 4 ही होगा। ये खत्म और ये खत्म। ठीक, ये देखिए मैं आपको एलिमिनेट करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब इसको देखिए लुई पास्चर के बारे में आपने सुना है, ये माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है, बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 जैसे ही आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल आया। तो ए का इसका आधार पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मॉलिकुलर बायोलॉजी से संबंधित है। और कार्ल लिनास की बात करें तो सी का 2 हो जाएगा, ये टैक्सोनॉमी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व हैं जो कि सभी प्रोटीन में है जो कि विद्यमान होते हैं, भैया कौन कौन से हैं जो विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 भाई साहब, चारों के चारों हैं जो कि विद्यमान होते हैं प्रोटीन में। अब प्रोटीन क्या है, ये एमिनो एसिड का ही एक बहुलक एक प्रकार से होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संतति के आनुवंशिक पदार्थ की विभिन्नता का कारण है, पदार्थ में विभिन्नता के कारण है, तो कौन कौन से है भाई साहब। तो इसमें देखिए 129 का सही आंसर आपका क्या होगा, लैंगिक जनन, ये तो सही है। अलैंगिक जनन ये गलत है। उत्परिवर्तन ये भी आपको जो 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है, देखिए आनुवंशिकी की बात करें, जो आपकी आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, वर्णांधता, रतौंधी, हीमोफीलिया, ये आपकी आनुवंशिक बीमारियां हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, तो दोस्तों क्या है बात सही है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, सभी एक जीवी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ये अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ये भी बात आपका सही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 है, सूची 2 है, इसे मिलाना है हमें। तो देखिए लार जो है आपका ये एमाइलेज है, सी का 1, सी का 1 आप मिलाएंगे तो ये खत्म, ये खत्म।
अब देखिए इसके बाद देखिए गैस्ट्रिक ग्रंथियां जितनी भी होती हैं, तो गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो हैं ये आपकी किससे संबंधित होगी भाई साहब? गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती हैं पेट के अंदर पाई जाती हैं, तो बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड जैसे ही आप मिलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका तुरंत हो गया आंसर। देखिए अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं परिस्टाटाल्टिक संचार, ये आहार नाल से संबंधित है। पित्तरस आपका लीवर से संबंधित हो जाएगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 है जो कि आपको होता है। ठीक है। विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता है जो कि बढ़ जाती है, तो क्या भाई साहब ये बात सही है कि विस्की पिए और बाथरूम हमें ज्यादा है? बिल्कुल सही है। अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव है जो कि बढ़ जाता है, बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। वेसोप्रेसिन की मात्रा कम हो जाती है। इससे होता क्या है कि मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है और शराब पीने वाला व्यक्ति जो होता है बार बार बाथरूम भगता है। अब देखिए पदार्थ और शरीर क्रियात्मक भूमिका, टाइलिन भाई साहब क्या करता है? टाइलिन जो है, टाइलिन ये ध्यान दीजिएगा, टाइलिन जो है आपका ये क्या करते हो भैया? टाइलिन ये स्टार्च को पचाता है। ए का टू हो जाएगा। ए का टू आप मिलाएंगे, ये खत्म ये खत्म, ठीक है। इसके बाद क्या होगा भाई साहब? मैं दूसरा क्या है? पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करते हैं भैया हमारे? पेप्सिन जो है ये पेप्सिन जी आपकी वसाओं को जल में अपघटित करते हैं। बी का थर्ड, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। सी का वन हो जाएगा। रेनिन का काम क्या है भैया? रेनिन जो दूध की घुलाई में केसिनोजेन प्रोटीन को केसिन में बदलने का काम करता है। और ऑक्सीटोसिन भाई साहब ये मर्सर पेशियों में सिकुड़न को प्रेरित करता है कि प्रोट तो ये क्या करते हैं भैया? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की बात करें हम तो एक सेकंड दोस्तों, ऑक्सीटोसिन का प्रयोग काहे के लिए होता है? तो गाय और भैंसें जो होती हैं दूध निकालने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। और महिलाओं में भी जो दूध की उत्तेजना आती है जब बच्चे पैदा होते हैं, तो दूध जो बनता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ये बनता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। प्रसव के दौरान जो होता है ये ऑक्सीटोसिन ही होता है जो कि गर्भाशय की ग्रीवा और योनि के फैलाव तथा स्तनपान के दौरान रक्त पेशियों को सिकुड़ने का कार्य है जो कि ये करती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। कौन सा है? सही सुमेलित नहीं है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ठीक है भैया बिल्कुल होता है। थायमीन से बेरी होता है। नियासिन से प्लाग्रा होता है। क्या विटामिन के से बांझपन होता है? बिल्कुल नहीं होता है भैया। विटामिन के से आपका क्या होता है? ऐंठन होता है और हीमोफीलिया होता है। क्या होता है? हीमोफीलिया होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। विटामिन बी 5 की कमी से प्लाग्रा होता है। थायमीन से बेरी और विटामिन ई की कमी से जो कि बांझपन होता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा आपकी कहाँ हुई है? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। इस सम्मेलन में भारत के जिसे हम धोरडो गांव कहते हैं गुजरात, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सितंबर 2023 में जारी जो आपकी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत को 54वीं रैंक मिली है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में बचे भारतीयों को भारत में लाने के लिए ऑपरेशन चक्र चलाया गया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें 56वीं थी। और जो ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन आपका कौन सा चलाया गया था? तो इसके लिए ऑपरेशन अजय है जो कि हमने चलाया था, ऑपरेशन अजय। ये चीज आपको ध्यान देना है। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए थी। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए थी। अगला क्वेश्चन है साहिल सुरक्षा समझौते पर 5 देशों के सैन्य सेनाओं ने नेताओं ने जो कि हस्ताक्षर किए हैं। तो क्या ये बात दोस्तों सही है? तो ये बात आपकी गलत है। अक्टूबर 2023 में 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कुल 11 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल दूसरा कथन जो कि सही है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितने देशों ने हैं जो कि साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर देश ने किया है, ना कि 5 देशों ने। 9वां इंडियन फूड एक्सपो 2023 का आयोजन है जो कि आपका कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में है जो कि किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है 140 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को था, पहले तो यही ध्यान दीजिएगा। जारी बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार देश के किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या है? तो भैया आपके जिम कार्बेट है। और जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व आपके कहाँ पर है? तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में जनवरी 2024 तक में भारत के 8 यूनेस्को स्थल के रचनात्मक सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल हैं।
तो बताइए क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। सांची शहर को भारत का प्रथम सौर शहर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी बात सही है। तो एक और दो दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला है यूजीसी ने एनसीईआरटी को किस श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का है जो कि दर्जा दे दिया है? तो भैया 142 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये डी नोवो श्रेणी में है जो कि इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है जो कि दे दिया गया है। अगला है केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश में दूसरा स्थान है जो कि मिला है? तो भाई साहब ये है आपका आगरा शहर। अगला क्या है देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में आईईसीसी अथवा भारत मंडपम का उद्घाटन जो कि किया है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश राज्य में शंकराचार्य की मूर्ति है जो कि स्थापित की गई है। तो क्या शंकराचार्य जी की मूर्ति मूर्ति जो है ये मध्य प्रदेश में स्थापित की गई? तो बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों आपके ये सही हो जाएंगे। अगला क्या है, कनाडा में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। तो भाई साहब क्या कनाडा में हमने स्थापित की है? बिल्कुल गलत है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित कुल 1309 रेलवे स्टेशन में से 200 स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल गलत है। आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोनों ही कथन है जो कि गलत है। भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति है ये स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से अमेरिका के मेरीलैंड शहर में जो कि स्थापित की गई है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए है जो अमृत भारत स्टेशन योजना है। तो 1309 रेलवे स्टेशन कुल हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं। इसमें 156 रेलवे स्टेशन है जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक, जो एक प्रगति समीक्षा 2023 की रिपोर्ट है जो नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। इसके अंतर्गत गरीब लोगों की आबादी में तीव्र कमी दर्ज करने वाले राज्यों के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश हैं। ठीक है। क्या बात सही? बिल्कुल सही है। भारत सरकार द्वारा जारी वैभव फेलोशिप कॉल 2023 वैभव कार्यक्रम की नोडल एजेंसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। तो ये आपके दोनों कथन है जो कि सही हैं। ठीक है। फसाई द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में किस यूटी को शीर्ष स्थान है जो कि प्राप्त प्राप्त किया है जिसने? तो 147 का ध्यान दिए, जम्मू एंड कश्मीर है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और राज्यों की बात करें तो केरल है जो कि टॉप पर है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की बात करें तो 2019 से 21 में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 148 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार, झारखंड और मेघालय हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग 2023 में कृषि और संबंध क्षेत्र में शीर्ष स्थान है जो कि कौन सा है? तो भाई साहब 149 का बी है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है जो कि आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा है जो कि मान्यता दी गई है? तो भाई साहब अमेरिका के द्वारा है जो कि मान्यता दे दी गई है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट था जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। प्रैक्टिस सेट तीसरा था। बाकी इसमें कोई आपको यदि गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका सुधार कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।